नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज भगवान बुद्ध और उनका धम्म इसके तीसरे अंश को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस मार्मिक पुस्तक के रचनाकार हैं बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर B.R. आम्बेडकर। द बुद्धा एंड हिज धम्मा। अनुवाद किया है डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन ने और संपादक हैं आचार्य जुगल किशोर बौद्ध। बालक सिद्धार्थ अपने पिता के खेत में प्रकृति को ध्यान से देख रहे थे। तभी आकाश से एक पक्षी ठीक उनके सामने आकर गिरा। उसे किसी ने तीर मारा था। सिद्धार्थ ने पक्षी को बचा लिया। तभी उसका फुफेरा भाई देवदत्त, जिसने पक्षी को तीर मारा था, पक्षी को सिद्धार्थ से वापस मांगने लगा। सिद्धार्थ ने पक्षी देने से इनकार कर दिया। दोनों में घोर विवाद होने लगा। देवदत्त ने तर्क दिया, शिकार के नियमानुसार जो पक्षी को मारता है, पक्षी उसी का होता है। सिद्धार्थ ने तर्क दिया कि जो किसी की रक्षा करता है वही उसका स्वामी होने का दावा कर सकता है। भला मारने वाला किसी का स्वामी कैसे हो सकता है? अंत में न्यायालय ने सिद्धार्थ के पक्ष में निर्णय दिया। अर्थात न्याय के लिए लड़ना हिंसा की श्रेणी में नहीं आता। दंडपाणि नाम का एक शाक्य था। यशोधरा उसकी पुत्री थी। अपने सौंदर्य और शील के लिए वह प्रसिद्ध थी। उसके स्वयंवर में पधारे तरुणों में से यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम को ही चुना। वैवाहिक जीवन के लंबे समय के बाद यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम राहुल रखा गया। यद्यपि राजा शुद्धोदन प्रसन्न था कि पुत्र गृहस्थ हो गया है, तथापि असित मुनि की भविष्यवाणी से भयभीत था। भविष्यवाणी को पूरा होने से रोकने के लिए शुद्धोदन ने अपने पुत्र के रहने के लिए 3 महल बनवाए। एक ग्रीष्म ऋतु के लिए, दूसरा वर्षा ऋतु के लिए और तीसरा शीत ऋतु के लिए। उसने इन महलों को हर तरह की सुविधाओं और भोग विलास के साधनों से सुसज्जित कराया, परंतु समस्त उपाय सिद्धार्थ पर बेअसर ही रह गए। शाक्यों का अपना एक संघ था। 20 वर्ष की आयु होने पर हर शाक्य तरुण को शाक्य संघ में दीक्षित होकर संघ का सदस्य बनना होता था। सिद्धार्थ गौतम 20 वर्ष का हो चुका था। वे सहर्ष शाक्य संघ के सदस्य बने। जिस वर्ष सिद्धार्थ की अवस्था 28 वर्ष की थी, उस वर्ष रोहिणी के पानी को लेकर शाक्यों के नौकरों और कोलियों के नौकरों के बीच एक बड़ा झगड़ा हो गया।
इसका पता चलने पर शाक्यों व कोलियों ने सोचा कि इस विवाद को सदा सदा के लिए युद्ध द्वारा हल कर लिया जाना चाहिए। सेनापति ने कहा, मेरा प्रस्ताव है कि कोलियों के विरुद्ध यह संघ युद्ध की घोषणा कर दे। जो विरोध करना चाहे वो बोलें। सिद्धार्थ गौतम अपने स्थान पर खड़ा हुआ और बोला, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। युद्ध से किसी प्रश्न का समाधान नहीं होता। युद्ध छेड़ देने से हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। इससे एक दूसरे युद्ध का बीजारोपण हो जाएगा। किसी की हत्या करने वाले को कोई दूसरा हत्या करने वाला मिल ही जाता है। जो किसी को जीतता है उसे कोई दूसरा जीतने वाला मिल ही जाता है। जो व्यक्ति किसी को लूटता है उसे कोई दूसरा लूटने वाला मिल ही जाता है। मेरे विचार में शाक्यों को कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले सावधानी से इस बात की जांच करनी चाहिए कि वास्तव में दोषी पक्ष कौन सा है। मैंने सुना है कि हमारे आदमी भी आक्रामक हो रहे हैं। यदि यह सत्य है तो स्पष्टतः हम भी निर्दोष नहीं हैं। सेनापति ने उत्तर दिया, यह ठीक है कि हमारे आदमी आक्रामक थे, लेकिन यह भूलना नहीं चाहिए कि पहले पानी लेने की बारी हमारी ही थी। सिद्धार्थ गौतम ने कहा, इससे स्पष्ट है कि हम भी सर्वथा दोष मुक्त नहीं हैं। इस प्रकार वाद विवाद बढ़ता गया। जब सिद्धार्थ ने कहा, जहाँ तक मैं समझता हूँ, धर्म तो इस बात को मानने में है कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता। यह केवल अवैर अर्थात प्रेम से ही शांत हो सकता है। सेनापति अधीर हो उठा और बोला, इस दार्शनिक शास्त्रार्थ में पढ़ना बेकार है। स्पष्ट बात तो यह है कि सिद्धार्थ को मेरा प्रस्ताव अमान्य है। हम संघ का मत लेकर इसका निश्चय करें कि संघ का क्या विचार है। दूसरे दिन सेनापति ने शाक्य संघ की एक और सभा बुलाई, जिसका उद्देश्य था उसकी अनिवार्य सैनिक भर्ती की योजना पर विचार करना। भय के वातावरण में अल्पमत बोलने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। कदाचित वे बहुमत का विरोध करने के परिणामों से परिचित थे। यह देखकर कि उसके समर्थक मौन बैठे हैं, सिद्धार्थ खड़ा हुआ और उसने संघ को संबोधित करते हुए कहा, मित्रों, आप जो चाहें सो करें। आपके साथ बहुमत है, लेकिन मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि मैं अनिवार्य सैनिक भर्ती का विरोध करूंगा। मैं आपकी सेना में सम्मिलित नहीं होऊंगा और मैं युद्ध में भी भाग नहीं लूंगा। तब सेनापति ने उस शपथ का उल्लेख किया जो सिद्धार्थ ने संघ में प्रवेश करते समय लिया था। तब सिद्धार्थ ने कहा, हाँ, मैंने अपने तन मन और धन से शाक्यों के हितों की रक्षा करने का वचन दिया है।
लेकिन मैं नहीं समझता कि यह युद्ध शाक्यों के हित में है। शाक्यों के हित में शाक्यों के हित के मुकाबले में सार्वजनिक निंदा का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं है। साथ ही सिद्धार्थ ने संघ को सावधान करते हुए याद दिलाया कि किस प्रकार कोलियों से निरंतर झगड़ते रहने के कारण शाक्य संघ बहुत कुछ कौशल राज के अधीन हो गया है। इसकी कल्पना करना कठिन नहीं है कि यह युद्ध शाक्य संघ की स्वतंत्रता को और भी कम करने के लिए कौशल राज को एक और अवसर प्रदान करेगा। ऐसा सुनकर सेनापति क्रोधित हो बोला, तुम्हारा यह भाषण कौशल तुम्हारे किसी काम न आएगा। तुम्हें संघ के बहुमत के निर्णय को मानना होगा। अब सिद्धार्थ के सामने 3 विकल्प थे, जिनमें एक को चुनना था। पहला, सेना में भर्ती हो युद्ध में भाग लेना। दूसरा, फांसी पर लटकना या देश निकाला स्वीकार करना। और तीसरा, अपने परिवार के लोगों का सामाजिक बहिष्कार और उनके खेतों की जप्ती के लिए राजी हो जाना। सिद्धार्थ ने दूसरे विकल्प को चुना और कहा, मैं वचन देता हूं कि मैं इसकी अपील कौशल राज से भी नहीं करूंगा। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में। मैं संजीव कुमार।